ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसे हम लोग CSR भी कहते हैं। आपके पास इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, एब्रिविएशन भी दी जाए। व्हाट इज CSR, तो आपने उसका फुल फॉर्म बता देना है। अब यहाँ पे CSR एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जब बिजनेसेस एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं कि वो अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बनाए, और वो क्या करते हैं कि वो जो है, हाँ, सेंसिटिविटी शो कर रहे होते हैं टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स इकोनॉमी, टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, टुवर्ड्स कल्चर्स। तो इसका मतलब ये है कि वो बिजनेस CSR जा रहा है। यानी कि हर बिजनेस अपने बिहाफ पे कोशिश करे कि एनवायरनमेंट को प्रमोट करे, अपने एम्प्लॉयज को प्रमोट करे, लोकल कम्युनिटी को प्रमोट करे, ह्यूमन राइट्स का ख्याल करे, चाइल्ड लेबर को डिस्करेज करे, इसके अलावा टेक्नोलॉजी को प्रमोट करे, एडुकेशन को प्रमोट करे, इलिटरेसी को खत्म करे, एडुकेशन को प्रमोट करे, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, प्लांटेशन की तरफ जाए, या फिर जो है वो वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल किस तरीके से किया जाता है, या फिर जो है वो नॉन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी जो है उसको जो है वो यूज ना करे, बल्कि रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को यूज करे या रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज करे। तो ये कहलाएगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई होप थोड़ी बहुत आपको बात समझ आ गई। रीड कर देता हूँ। अ बिजनेस एंटरप्राइज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी and it should do its operation and earn money in ways that satisfy the expectation of the society। देखें, बिजनेस जो कम्युनिटी है वो सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जरूरी है कि वो जब अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हो और पैसे कमा रहा हो, तो वो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस का भी ख्याल करे कि सिर्फ सोसाइटी से चीजें ना ले, बल्कि सोसाइटी को भी दे। जो प्रॉफिट वो सोसाइटी से कमा रहा है तो उस सोसाइटी का थोड़ा सा ख्याल कर ले, ये बात हो रही है। Social responsibility of a business refers to the obligation to take those decisions and perform those actions which are desirable in terms of the objectives and value of the society। कि जितने भी बिजनेस डिसीजंस वो ले रहा है, जितने भी एक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, वो डिजायरेबल हो इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी की वैल्यू और ऑब्जेक्टिव्स के फेवर में वो डिसीजन मेकिंग हो या उनके डिजायर के हिसाब से हो। It is the idea that businesses should balance profit making activities with activities that benefit society। तो हम कहते हैं जैसे इंडिविजुअली की दीन दुनिया को लेके चलना है, तो यहाँ पे प्रॉफिट और सोसाइटी को लेके चलने वाली बात है। It involves developing businesses with positive relationship with society in which they operate। तो ये पूरी हो गई आपके पास जेनेरिक बात। इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपके पास ये है, ये आपके पास डेफिनेशन है। Social responsibility in business, also known as corporate social responsibility, pertains to people and organization behaving and conducting business ethically and with sensitivity towards social, cultural, economic and environmental issues। कि ये जो आपके पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि जो बिजनेस के अंदर लोग हैं और जो खुद ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरीके से बिहेव करे, अपने बिजनेस के कंडक्ट को लेके चले कि उसके अंदर सेंसिटिविटी नजर आए टुवर्ड्स सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, और साथ ही साथ वो अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बना ले। सही है सर। कुछ एडवांटेजेस है, MCQ आ सकते हैं कि सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एडवांटेजेस क्या है। तो पहली ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है उसको बोल्स्टर किया जा सकता है, कि ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है उसको बूस्ट किया जा सकता है, उसे पॉजिटिव दिखाया जा सकता है कि अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रख रहे हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रख रहे हो। लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है कि गली गली, शहर शहर क्या कर रही होती है, दरख्त लगा रही होती है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेगा तो अच्छा, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्लांटेशन के लिए काम कर रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बोल्स्टर हो जाएगी या बूस्ट हो जाएगी। फिर दूसरा लिखा हुआ है कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से जो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या करते हैं कि कॉर्पोरेट रिसोर्सेज को लेवरेज करते हैं, यूज करते हैं अच्छाई के लिए। कि लेट्स सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एंगेज्ड है। वहां के एम्प्लॉयज ने डिसाइड किया कि इस सर्दी में हम लोग क्या करेंगे कि विंटर डोनेशन ड्राइव करेंगे। ये बात ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंची, तो ऑर्गेनाइजेशन ने उन एम्प्लॉयज को बुलाया और कहा भाई आप लोगों ने कितना चंदा जमा किया। तो यहाँ पे जो है वो एम्प्लॉयज ने कहा कि भाई हम लोगों ने 1 लाख रुपए जमा कर लिए हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बोला भाई आप हमें बताते हमारे रिसोर्सेज यूज करते तो हम आपके लिए जो है ना ये डोनेशन करते। तो ऑर्गेनाइजेशन ने कहा एक काम करें, आप 1 लाख रुपए हमें दें
और हम आपको टोटलिटी में 15 लाख रुपए की प्रोक्योरमेंट करके देते हैं, वो भी कॉर्पोरेट डिस्काउंट्स के साथ। लेट्स सपोज आप अगर मैं आपको जो है वो 14 लाख रुपए दे दूं, यानी कि आपके पास 15 लाख रुपए हो जाए, तो आप 15 लाख का जो भी सामान खरीदोगे वो उतना ज्यादा नहीं होगा जो हम अपने रेफरेंसेस से आपको खरीद के देंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ने 15 लाख रुपए के जैकेट्स, कंबल, स्वेटर, जो कैप्स होती हैं, ग्लव्स होते हैं, सॉक्स होते हैं, शूज, यह सब खरीद के दिया आपको बेहतरीन क्वालिटी के और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। तो इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन के आपने रिसोर्सेज को यूज किया अच्छाई के लिए। और दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई आप हमारी जो ना ऑर्गेनाइजेशन की गाड़ी ले जाना, जिसमें आप पीछे सारा सामान भर देना, और हमारा ड्राइवर भी आपके साथ मौजूद होगा, और हमारे 2 गार्ड्स भी मौजूद होंगे कि अगर छीना झपटी हो तो वो आपको बचा सके। और दूसरा ये है कि आप जो ना बांटिएगा जाके, आपको लोग भी मिल जाएंगे ताकि आप बांट सकें। तो ये क्या है कि एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को लेवरेज कर सकता है अच्छाई के लिए, तो ये भी एक एडवांटेज है। दूसरा लिखा हुआ है कि फॉर्मल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम कैन कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू एम्प्लॉय मोरल एंड लीड टू ग्रेटर प्रोडक्टिविटी इन द वर्कफोर्स। अब सोचो कि लेट्स सपोज एक बंदा आपके पास आता है, आपसे पूछता है भाई तुम किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आपने बताया मैं XYZ ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ। बोलेंगे वाह यार तुम तो बड़े बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, कि ये तो जो है वो अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या करती है कि वो वेस्ट ग्राउंड में जो है डिस्पोज कर रही होती है, बाकी ये कोशिश करती है कि रिसाइकल करती है अपने प्रोडक्ट को, फिर उसके अलावा जो है प्लांटेशन का काम कर रही होती है, फिर ये लोगों के एडुकेशन के लिए काम कर रही होती है। तुम तो बड़े लकी हो, तुम भी यार काम करते हो ये सारे। तो वो बंदा सोचेगा यार कि मैं इतनी अजीम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ, तो यार मैं तो और मेहनत से काम करूंगा और दिल लगा के काम करूंगा, तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो है ना कंट्रीब्यूशन होती है पॉजिटिवली टुवर्ड्स एम्प्लॉय मोरल, और उसकी वजह से जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे आप अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो, तो ये भी एक फायदा हो जाता है। सही है। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल का मतलब होता है गाइडलाइन, यानी कि वो गाइडलाइंस, वो रूल्स, वो स्टैंडर्ड्स जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में होना जरूरी है। यानी कि लेट सपोज अगर मैं कह रहा हूं मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रहा हूं, तो मैं कोई अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म ना कर रहा हूं, मैं लोगों के साथ झूठ ना बोल रहा हूं, मैं कोई इन्फॉर्मेशन हाइड ना कर रहा हूं, मैं जो है सस्टेनेबल बिजनेस बना रहा हूं, मैं रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं जो है चाइल्ड लेबर को अब्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं जो है लोकल कम्युनिटी को रिस्पेक्ट कर रहा हूं, मैं जो है वो सोशल ह्यूमन राइट्स का ख्याल रख रहा हूं, ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑपरेट इन एन एथिकल वे एंड विद इंटेग्रिटी। ऑर्गेनाइजेशन एथिकली काम करे और सच बोले। दूसरा लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को फेयरली और रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करे। तीसरे में लिखा है कि बेसिक ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करे, चाइल्ड लेबर को टॉलरेट ना करे। चौथे में लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या हो, अपनी कम्युनिटी के अंदर काम करे। फिर लिखा हुआ है कि पोल्यूशन को रिड्यूस करे, सस्टेनेबल बिजनेस बनाए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करे और रिसाइकलिंग का काम करे। तो प्लीज 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 इसको रीड कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी बातें ये MCQs में पूछी जा सकती हैं और पूछी गई हैं, तो इनको जरा गौर से रीड कर लीजिएगा, आपको चीजें समझ आ जाएगी। नहीं आता रहम, आप इनसे रहम की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि अगर मैं आपको कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में बताऊंगा, या अगर मैं आपको एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताऊंगा जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा होता हूँ, मैं आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो कि अपने लिए तो इंट्रोवर्ट है, मैं अपने बारे में एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पीपल मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हो जाता हूँ, मैं शायद एक्सट्रोवर्ट हो जाता हूँ, मैं शायद आउटस्पोकन हो जाता हूँ, और मैं बहुत ब्लंट हो जाता हूँ। तो समटाइम आई टॉक टू द मैनेजर्स, टॉप मैनेजमेंट, और जब मैं लोगों के दुख दर्द उनको बता रहा होता हूँ, दे आर इनडिफरेंट, उनको फर्क नहीं पड़ता। दे आर लाइक यार ये तो होता है, या अगर मैं होता मैं भी ये करता, या मैं कुछ बेहतर नहीं कर सकता, या तुम्हें किस बात का इतना जो है दुख है। आई वाज लाइक यार इंसानियत नहीं है तो होता ही है। तो बच्चे तो खैर बच्चों को तो चाइल्ड लेबर के तौर पे यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन चल रही होती है आदमियों के साथ, औरतों के साथ, ये जो आपके पास वर्क प्लेस के अंदर हरासमेंट हो रही होती है खवातीन की, मर्द हजरात की, और इसके अलावा एक्सप्लॉयटेशन हो रही होती है, जो लोगों के परेशानियां होती है उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। मैं आपको बताने बैठूं ना तो ये चैप्टर बहुत लंबा चले जाएगा। सही है।
तो प्लीज इसको रीड कर लीजिएगा। एग्जाम्पल्स, ये भी आपके पास एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या एग्जाम्पल्स हो सकती है। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। यहाँ पे 4 लिखी हुई है। एनवायरमेंटल एफर्ट्स, अगर आप अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बिजनेस बनाते हो, एनवायरमेंटल एफर्ट का मतलब क्या है कि लेट सपोज आप जो है पोल्यूशन ना करो, वाटर कंटामिनेट ना करो, एयर पोल्यूशन ना करो, नॉइस पोल्यूशन ना करो, सही है। इसके अलावा जो है आप लेट सपोज सस्टेनेबल बिजनेस बनाओ, या फिर आप क्या करो कि रिसाइकलिंग के लिए काम करो, या फिर रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो। तो इसका मतलब है यू आर डूइंग एनवायरमेंटल एफर्ट्स। आप प्लांटेशन की तरफ जाओ, सही है, आप ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की तरफ जाओ। तो इसका मतलब क्या है, सॉरी हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट काम कर रहे हो, या आप जो है ना वो इन्वायरमेंट को सस्टेन कर रहे हो। फिर आगे लिखा है फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी का मतलब होता है कि आप बहुत अमीर हो, आपके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, आप अपने पैसे को यूज कर रहे हो लोगों को डोनेट करने के लिए, चैरिटी करने के लिए, वेलफेयर के लिए, उनकी एजुकेशन, उनकी उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। तो यू आर बीइंग फिलैंथ्रोपिक, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है कि एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस के कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं पूरी दुनिया के लिए जो है वो चैरिटी कर रहा हूँ, डोनेशन कर रहा हूँ, और अपने एम्प्लॉयज को मैंने अजीब गंदी तरीन हालत में रखा हुआ है, उनकी सैलरी नहीं बढ़ा रहा। इसका मतलब ये है कि मेरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। वॉलंटियरिंग, अक्सर ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटरीली पार्टिसिपेट कर रही होती है अच्छी एक्टिविटीज में। तो इसका मतलब ये है कि आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रहे हो। अच्छा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कॉर्पोरेट का काम नहीं होता, आपका और मेरा भी काम होता है। तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इदारे के साथ मौजूद हो, हमें एक्टिवली क्या करना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काम करना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम कभी सोचेंगे पेपर से फ्री होके कि किस तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएथिकल बिहेवियर, ये देखें एक बहुत ब्लेंड कॉन्सेप्ट है। तो देखें आपने इसको रीड करना है, आपने इसको रीड करना है। मैं बाखुदा आपको ये पढ़ के बताऊंगा ना, आपको कोई नई बात नहीं मिलेगी। ये कॉन्सिक्वेंसेज हम पढ़ कर आए, रेपुटेशनल कॉन्सिक्वेंस हमने नहीं पढ़ा, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाना हमने नहीं पढ़ा, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, लॉस ऑफ पब्लिक क्रेडिबिलिटी, लीगल इश्यूज हमने नहीं पढ़े। ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ब्लेंड कॉन्सेप्ट है, इसको मैं टाइम जाया नहीं करूंगा पढ़ा के। आपको नहीं समझ आया मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाय द वे हतेश, मुझे याद है कि ये चैप्टर खत्म होते ही मुझे क्या करना है, तुम लोगों को वो जो एमसीक्यू सॉल्व करवाने जो तुम लोगों ने मुझसे 3 पूछे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं मैनेजिंग एथिकल बिहेवियर इन बिजनेस। नाउ इज द टाइम कि अब हम समझ जाएं कि किस तरीके से आप एथिकल बिहेवियर को मैनेज कर सकते हो। सही है, ये लंबे चौड़े पैराग्राफ है, मैं रीड तो करूंगा लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बातें लास्ट में लिखी। पीपल चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग बेस्ड ऑन देयर पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स। मैंने आपको बताया था कि पर्सनल एथिक्स अलग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स अलग होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, अपना सही गलत अपने पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से सिलेक्ट कर रहे होते हैं। दे आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एथिकल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय देयर एम्प्लॉइज। लेकिन एक एम्प्लॉयर्स ने भी क्या किया होता है, एथिकल एनवायरनमेंट बनाया होता है, यानी कि प्रोफेशनल एथिक्स की बात हो रही है। तो कभी कभी क्या होता है, पर्सनल एथिक्स और प्रोफेशनल एथिक्स में फर्क आ जाता है, और यहाँ पे अनएथिकल इश्यूज अराइज होते हैं। If the organization fails to provide good example and direction for appropriate conduct, confusion and conflict will develop and create potential for misconduct. अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास एग्जाम्पल्स मौजूद नहीं है, गाइडलाइंस मौजूद नहीं है, स्टैंडर्ड्स मौजूद नहीं है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, अनएथिकल एक्टिविटी अराइज होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर बॉस और को वर्कर लीव अर्ली, अगर लेट सपोज कोई अपना बॉस जो है वो जल्दी चले जाता है, लेट आता है, तो एम्प्लॉय भी जल्दी चले जाएंगे, लेट आएंगे। बॉस छुट्टी करता है तो एम्प्लॉय भी छुट्टी करेंगे। बॉस जो है वो लंच ब्रेक एक्सटेंड करता है तो एम्प्लॉय भी करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने किसी को सिखाना है ना, तो समटाइम्स यू टीच बाय वर्ड्स, समटाइम यू टीच बाय एक्शन। तो अगर आपने एथिकल बिहेवियर को सिखाना है, तो मेरे पहला जो मेरी बात थी वो ये थी कि आप उनको बोल के सिखाओ, आप उनको लिख के दे दो, रूल्स बना दो, गाइडलाइंस बना दो, ये करोगे तो एथिकल, ये करोगे तो अनएथिकल, ये करोगे तो एथिकल, ये करोगे तो अनएथिकल, पूरी गाइडलाइन बना के दे दो। तो ये आपने बोल के सिखा दिया, लिख के सिखा दिया। दूसरा, आप उन्हें सिखाओ बाय एक्ट, कि अगर मैनेजर्स जो है वो सच बोलेंगे, मैनेजर्स तमीज से बात करेंगे, मैनेजर्स का कंडक्ट जो है एथिकल होगा, मैनेजर्स जो है वो टाइम जाया नहीं कर रहे होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, काम करेंगे, तो एम्प्लॉय क्या करेंगे, उनके एक्ट से सीखेंगे। और लास्ट, कि उनको करंट न्यूज के बारे में बताते रहोगे, एथिकल इश्यूज के बारे में बताओगे, भाई फला कंपनी में ये एथिकल इशू अराइज हुआ था, उसकी वजह से कंपनी बंद हो गई, फला कंपनी में ये एथिकल इश्यूज अराइज हुए थे जिसकी वजह से उन एम्प्लॉयज को फायर कर दिया, ताकि लोग डरें, लोग डरें। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशंस कैन रिड्यूस द पोटेंशियल फॉर एथिकल कॉन्सिक्वेंस बाय एडुकेटिंग
देयर एम्प्लॉइज अबाउट एथिकल स्टैंडर्ड्स, यानी कि बोल के बताओ। दूसरा, उनको करंट न्यूज के बारे में बता दो, उनको लीड करो थ्रू एग्जांपल्स। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था, ये रीड कर लीजिएगा, उससे 3 पैराग्राफ जो पहले थे। वही वाली बात ना कि कुछ लातों के भूत होते हैं, कुछ बातों के भूत होते हैं। अब लेट सपोज ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग ऐसे हैं जिनको बता दिया कि भाई ये आपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। अब उसमें से 10 लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया, तो 10 लोगों की तो आसानी हो गई। अब बाकी 90 लोगों को जो है ना आपने समझाना है, तो आप क्या करेंगे, उनको बाय एक्शन जो है वो समझाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही कहा एबीएस आपने कि कुछ लोग जो है वो एक्शन से समझते हैं और कुछ लोग जो है सिर्फ अल्फाज से समझ जाते हैं। अब आ रहा है कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है? जब ऐसा फील होता है कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे ऐसे एथिकल इश्यूज हैं जो कि सिमिलर नेचर के होते हैं, जैसे कि चोरी, जैसे कि झूठ, जैसे कि लेट सपोज मिसकंडक्ट, जैसे कि पावर अब्यूज, वायलेशन ऑफ रूल्स, ऑर्गेनाइजेशनल टाइम मैनेजमेंट। तो ये इश्यूज कॉमन होते हैं। तो व्हाट इफ के ऑर्गेनाइजेशंस अपने लिए कोड ऑफ एथिक्स लिख ले, या कोई कोड ऑफ एथिक्स लिखे हुए हैं उसको अडॉप्ट करके चेंज वेंज कर ले। तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स इज अ कोड ऑफ एथिकल बिहेवियर, इज अ फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट। ये फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इजीली अवेलेबल हो। लेट सपोज आप लोगों को ईमेल कर दो, आप लोगों की डेस्क पे रख दो, इसके अलावा नोटिस बोर्ड पे लगा दो, इसके अलावा हर मंथ की जो सैलरी शीट आती है उसके साथ पीडीएफ लगा दो, ताकि वो कोड ऑफ एथिक्स पढ़ते रहें और उनको याद रहे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें एथिकल है, कौन कौन सी चीजें अनएथिकल है। इन्होंने एग्जांपल दी है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो बहुत सारी कंपनीज है ना, उनके अपने कोड ऑफ एथिक्स बने हुए हैं। यूके के अंदर बहुत सारी कंपनीज है ना, उनके अपने कोड ऑफ एथिक्स बने हुए हैं। तो कोड ऑफ एथिक्स क्या करते हैं? कोड ऑफ एथिक्स जो बताते हैं कि जो टॉप मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी उस रूल को फॉलो कर रही है, तो बॉटम वालों को भी फॉलो करना है। इसकी ट्रेनिंग दी जाए ताकि लोगों को पता चले कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको अप टू डेट रखा जाए कि लेट सपोज कुछ कोड ऑफ एथिक्स वक्त के साथ टेक्नोलॉजी के साथ चेंज हो जाते हैं, और सबको बार बार देते रहो ताकि उनको याद रहे कि यार इन कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है। सर क्या सीए का भी कोड ऑफ एथिक्स होता है? द आंसर इज यस। सीए का कोड ऑफ एथिक्स हमें कहां से मिला? सीए का कोड ऑफ एथिक्स हमें मिला इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, आईफेक से। आईफेक एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास 175 मेंबर्स है, जैसे कि आई कैप, जैसे आईसीएआई, जैसे एसीसीए, जैसे पिफा। और इनके पास जो है वो 130 कंट्रीज की जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बॉडीज इनके साथ एफिलिएटेड है। तकरीबन 30 लाख प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इनके अंदर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आईफेक के कोड ऑफ एथिक्स को आईकैप ने बोरो किया और पाकिस्तान के कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से उनको चेंज कर दिया। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बेहतरीन एथिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है तो इसने इन 5 एथिक्स को अप्लाई करना है। नंबर 1 इंटेग्रिटी, सच बोलो। नंबर 2 ऑब्जेक्टिविटी, पार्शियलिटी के साथ बात ना करो, इम्पार्शियल हो जाओ। पहला सच बोलो, दूसरा इम्पार्शियल हो जाओ। तीसरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, जो काम आता हो, जो काम करते रहे हो, जिसमें एक्सपर्टीज हो वही करो, जो नहीं पता वो काम मत लो। ड्यू केयर, जो काम आता भी है ना लेकिन स्टैंडर्ड में जो उसका तरीका लिखा हुआ है वही अप्लाई करो, जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है, कोई हैक अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ख्याल के साथ स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए काम करो। कॉन्फिडेंशियलिटी, जो चीज कानून ने छुपाई हुई है उसे रिवील मत करो। प्रोफेशनल बिहेवियर, सिविलिटी शो करो कि लेट सपोज सिविलाइज्ड वे में बात करो, प्रोफेशनल कंडक्ट रखो, इस तरीके से रहो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट लगो, मवाली नहीं लगो कि यार पीलक शार्ट है या फिर 1 3 2 1 पिल्ले या फाड़ देंगे, इस तरीके की लैंग्वेज यूज ना करो। सही आ रही है कि जा रही है वाली बातें नहीं होनी चाहिए। इंटेग्रिटी, सच बोलो। ऑब्जेक्टिविटी, पार्शियलिटी शो ना करो, इम्पार्शियल हो जाओ। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, जो एक्सपर्टीज है वही काम करो। ड्यू केयर, एक्सपर्टीज है भी ना, जुगाड़ मत लगाओ, स्टैंडर्ड को फॉलो करो, हर स्टेप को फॉलो करो। कॉन्फिडेंशियलिटी, जो चीज छुपी हुई है उसे छुपा रहने दो। प्रोफेशनल बिहेवियर के सिविलिटी शो करो, सिविलाइज्ड वे में अपने आप को अपेयर करो पब्लिकली। सर ये जो 5 पॉइंट है ना मैं आपको अलग से रिकॉर्ड करके बता दूंगा,
ये जो पांचों पॉइंट है, ये पॉइंट भी समझा दूंगा, इनकी एग्जाम्पल भी समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि अब मेरी हो गई है बस, 9 बजने वाले हैं, ठीक है, फैमिली को टाइम देना है, आप लोगों की जो है वो हालत खराब हो गई होगी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये छोटी सी 5 बातें ना, इसकी 5 या 10 या मैक्सिमम 12 मिनट की एक वीडियो होगी, वो इंशाल्लाह मैं आपको यूट्यूब पे डायरेक्ट दे दूंगा। विद दिस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सही है, कोई बात नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अब आ जाते हैं, हितेश ने कुछ एमसीक्यूज पूछे थे, जरा उनको देख लेते हैं। क्लास भी है, हाँ तो चलो सही है। सर क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करवाएं, 13 सॉल्व करवाएं, 9 सॉल्व करवाएं? 7, 9, 13, चलो। I saw that there is a vacancy for HR and my cousin has education में 2 C लगा दिया है, जज्बाती हो गया, and experience in this area. I think she could fit in the organization. I don't see any conflict here. What is the best course selection? मैंने वैकेंसी देखी अपने एचआर डिपार्टमेंट में, कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट में एक जॉब आई हुई है। मेरी कजन जो है उसके पास वही एजुकेशन है, उसके पास वही एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि वो जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतरीन है। मुझे कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आता, मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे एचआर से बात करनी चाहिए और कहना चाहिए भाई मेरे कजन को रखो, वो बेहतरीन जो है कैंडिडेट है। क्या मुझे ये करना चाहिए, या मुझे जो है इंश्योर करना चाहिए कि मैं तमाम कलीग से बात कर लूँ और कह दूँ कि यार उसको ही पोजीशन मिलनी चाहिए? या नंबर सी, मैं क्या करूँ, अपने कजन को कहूँ कि ऑनलाइन अप्लाई कर दो और मेरा नाम रेफरल के तौर में डाल दो कि लेट सपोज नाम, CNIC, फोन नंबर, फादर नेम सब फिल करो, अपनी एजुकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी लास्ट जो है वो जॉब वगैरह जो भी है फिल करो, एंड में रेफरेंस आता है ना, तो रेफरेंस में मेरा नाम डाल दो। सी, डी में क्या है कि मुझे पता है कि मेरी कजन जो है उसको पोजीशन मिल ही जाएगी, तो मैं सबको क्या करता हूँ, कहता हूँ कि भाई मेरी कजन को जॉब मिल गई है, तो मैं तुम लोगों को जो ना ब्रेकफास्ट पे इनवाइट कर रहा हूँ। तो इनमें से ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन सही है वो है सी, कि नॉर्मली मैंने अपनी कजन को बोला जैसे सब अप्लाई करो तुम भी अप्लाई करो, मेरा नाम रेफरेंस पे डाल दो। अगर लेट सपोज मेरी क्रेडिबिलिटी है तो एचआर वाला देखेगा कि यार ये बंदा बहुत ईमानदार है, तो इसकी कजन भी ईमानदार होगी, बाकी इसकी क्वालिफिकेशन भी मैच कर रही है, इसका एक्सपीरियंस भी मैच कर रहा है, तो इंटरव्यू के लिए बुला लूं। तो वहां पे कोई अनएथिकल एक्टिविटी नहीं होगी। ए बी डी में क्या अनएथिकल एक्टिविटी है? ए में क्या है कि अगर मैं एचआर से बात करूंगा और कहूंगा मेरी कजन को प्रेफर करो, तो यहाँ पे मैं एचआर को पार्शल कर रहा हूं और इसकी वजह से जो बाकी कैंडिडेट्स है ना उनके ऊपर से फोकस हट जाएगा। सर ये तरीका सही नहीं। दूसरा, अगर मैं बाकी सारी कलीग को बोल दूंगा कि मेरी कजन बेहतरीन है, उसको बुलाना चाहिए, तो हर बंदा क्या करेगा, एचआर को जाके प्रेशराइज करेगा। लेट सपोज मैं क्या करूं, चालाकी करूं कि सबको बता दूं मेरी कजन को जॉब मिल गई है और सबको ब्रेकफास्ट पे बुला लूं, तो यहाँ पे क्या होगा कि एचआर जो है कॉर्नर हो जाएगा और फिर जो है मेरी इस हरकत की वजह से उसको बंदी को हायर करना पड़ेगा। तो ए बी और डी अनएथिकल एक्टिविटी है, आंसर इज सी। आई होप बात समझ आ गई हो। फिर 9 पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल? याद है भी हमने ऊपर पढ़ी थी, 4 एग्जांपल्स पढ़ी थी, देख लेते हैं। बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? सॉरी, हमने 4 एडवांटेज पढ़े थे कि अगर आप सोशली रिस्पॉन्सिबल हो तो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बूस्ट हो जाएगी, एम्प्लॉय जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को लेवरेज कर सकता है अच्छाई करने के लिए, एम्प्लॉय जो है इनका मोरल बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो और उनका अटेंशन बाय कर सकते हो। 4 एडवांटेजेस थे। ए में लिखा हुआ है कि इमेज बूस्टर हो जाएगी, सर ये एडवांटेज है। सर एम्प्लॉय जो है ना वो लेवरेज कर सकते हैं कॉर्पोरेट रिसोर्सेज को अच्छाई के लिए, सर ये भी एडवांटेज है। इसके अलावा जो एम्प्लॉय का मोरल बढ़ जाएगा, सर ये भी एडवांटेज है। एम्ब्रेसिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पॉलिसीज कैन नॉट हेल्प इन, सर हेल्प करती है, ये कैन नॉट की वजह से जो है ना ये आंसर बन जाएगा, कैन नॉट की वजह से आंसर बन जाएगा। डी इज द आंसर, कि यहाँ कह रहा है आप कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, जबकि ऐसा नहीं आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो 9 का आंसर है डी। बहुत इजी एमसीक्यूज हैं। अच्छा, फॉलोइंग आर नॉट द की कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएथिकल बिहेवियर, इनमें से अगर आप अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो इनमें से क्या कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा? लेबर प्रैक्टिसेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव? लेबर प्रैक्टिसेस क्या ये हो सकता है? अनएथिकल लेबर प्रैक्टिसेस होता तो मैं ऑल ऑफ द अबव करता, सॉरी नन ऑफ द अबव करता। आंसर इज ए, 13 का आंसर ए होना चाहिए। अगर लेट सपोज समझाने के लिए अगर यहाँ पे लिखा होता अनएथिकल लेबर प्रैक्टिसेस, तो फिर मैं कहता आंसर होगा नन ऑफ द अबव। 13 का आंसर अगर यहाँ पे लिखा होता अनएथिकल लेबर प्रैक्टिसेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट,
तो अनएथिकल बिहेवियर के ये कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसने पूछा कौन से की कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, तो मैं नन ऑफ द अबव टिक करता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, तो आंसर होगा 13 का ए। 13 का आंसर ए है, बुक में गलत लिखा हुआ है, या फिर ए की जो है टाइपिंग गलत है। सही है, ए की टाइपिंग गलत है। अगर ए की टाइपिंग में अनएथिकल लेबर प्रैक्टिसेस लिखा होता ना, अनएथिकल लेबर प्रैक्टिसेस लिखा होता, तो मैं डी पे टिक करता। मैं डी पे टिक नहीं करूंगा, अब मेरी जिद है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना उन्होंने गलत टिक किया हुआ है। सही है, आंसर होगा ए। अगर यहाँ पे लिखा होता अनएथिकल प्रैक्टिसेस, तो फिर मैं चले जाता डी पे। सिंपल सी लॉजिक है भाई, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कॉन्सिक्वेंस है। लेबर प्रैक्टिसेस तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो अनएथिकल लेबर प्रैक्टिसेस होता, इलीगल लेबर प्रैक्टिसेस होता, या अनडिजायरेबल लेबर प्रैक्टिसेस होता, या एक्सट्रीम लेबर प्रैक्टिसेस होता, तो फिर मैं आंसर डी करता। तो यहाँ पे आंसर ए है, लेकिन अगर ये मिस प्रिंट है तो फिर आंसर होगा डी। और आई होप कि आपको चैप्टर नंबर 6 बेहतरीन समझ आ गया होगा। जो एंड का छोटा सा पार्ट है मैं रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा। विद दिस आज की क्लास को ऑफ करते हैं। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।